हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एग्जाम रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले करंट अफेयर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं उन्हें। और अगर इस तरह के और करंट अफेयर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। आज की करंट अफेयर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो अभी हो नहीं पाया है, और जो भी आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा वो किसी एक क्वेश्चन का है, सब में ऐसा है। लेकिन आपको पीडीएफ जो इसकी मिलेगी उसमें आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। तो आज के इस पूरे सेशन में हिंदी ट्रांसलेशन को आप अवॉइड करके चलेंगे। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, जहाँ पे आपको इनके पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारे पास है कि टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इसरो एंड डैश आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसको शॉर्ट में SAR भी कहा जाता है। तो इसरो किसके साथ ये जो रेडार है इसको लॉन्च कर रहा है, किस लिए लॉन्च कर रहा है? ऊपर ही लिख दिया, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये जो लॉन्च है ये हो रहा है नासा के साथ। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, पुरानी न्यूज़ है। इसे लॉन्च हो जाना था इस साल के शुरुआत में ही, लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हुआ। लॉन्च होने वाला है, सैटेलाइट पूरी बन चुकी है, बस इसे लॉन्च किया जाना बाकी है। क्या है खास और ये न्यूज़ कहाँ से फिर से चर्चा में आई वो समझते हैं। तो जो अभी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो NSA हैं USA के, जैक सुलिवन, वो आए हुए हैं भारत के दौरे पे किस मीटिंग के लिए? ICET डायलॉग के लिए आए हुए हैं। तो उसी में फैक्ट शीट वगैरह एक्सचेंज हुई, और इसमें जो स्पेस से रिलेटेड पार्टनरशिप वगैरह हैं, क्या प्रोग्राम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत हुई। तो उसी में ये न्यूज़ भी आपके सामने आती है। जो प्रोजेक्ट है इसको जो नाम दिया गया है वो क्या है? N से क्या है? नासा है, ध्यान रखिएगा। N से क्या है? नासा है। और ये जो I है इसका मतलब किससे है? इसरो से है। और SAR तो मैंने अभी आपको बताया। तो ये निसार नाम से इसको टोटली बुलाया जाता है। तो निसार प्रोजेक्ट है। तो ये अपने आप का पहला जो रेडार है ये होगा जो कि स्पेस में भेजा जाएगा, जो क्या करेगा? सिस्टमेटिकली मैप करेगा अर्थ को। किससे? दो डिफरेंट रेडार फ्रीक्वेंसीज पे, L बैंड और S बैंड पे। और यहाँ पे बताया जाए टू मेजर चेंजेस ऑफ और प्लेनेट सरफेस इंक्लूडिंग मूवमेंट्स एज स्मॉल एज सेंटीमीटर। मतलब हमारे पूरी धरती को ये मैप करने का प्रयास करेगा, और सेंटीमीटर में भी अगर कुछ चेंज हुआ हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका फॉरेस्ट का हो, चाहे आइस के सरफेसेस हों, चाहे पानी हो, सब कुछ ये मैप करेगा। छोटे छोटे जो भी चेंजेस होंगे उन्हें ये इंडिकेट करेगा। अब ये कितना आप समझ सकते हैं कितना डिटेल में इसको लिया जा रहा है कि जो निसार है ऑब्जर्व करेगा नियरली ऑल द प्लैनेट्स लैंड एंड आइस सरफेस ट्वाइस एवरी 12 डेज, कि हर 12 दिन में 2 बार ये जो ऑब्जर्व कर लेगा पूरे धरती की जो सरफेस वगैरह है उसको। तो बहुत डिटेल में स्टडी करी जा रही। क्यों? ताकि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले परिवर्तन हैं या फिर जो नुकसान हैं उनसे बचा जा सके, और क्या क्या चेंजेस एक्चुअल में आ रहे हैं तो ये रियल टाइम में दिख पाएगा, और उससे रिलेटेड जो एक्शन है उसको प्लान किया जा सकेगा। तो उसकी एक ऐसे सैटेलाइट की आप फोटो वगैरह देख सकते हैं। अभी तो स्पेस में है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू अ न्यू सीपरी रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा एग्जाम में सीपरी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो सीपरी का फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे कि एक नई सीपरी रिपोर्ट आई है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वो कंट्री है जिसने न्यूक्लियर आर्सेनल में 2023 में सबसे ज़्यादा खर्चा किया है, कि मतलब अपना न्यूक्लियर जो बेड़ा है उसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च किया है। कौन है? एक ही कंट्री हो सकती है। कौन सी? USA। सी वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। दुनिया का जो सबसे बड़ा रक्षा बजट है वो USA का ही है, और इसका जवाब भी USA है। अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की या फिर इस फुल फॉर्म की, तो ये क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इसका पूरा ये नाम है। तो ये याद रखिएगा। सीपरी की फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है कि इसमें 9 देशों की बात करी गई है कि 2023 में चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया एंड UK एंड US स्पेंड कंबाइंड $91.4 बिलियन ऑन देयर न्यूक्लियर आर्म्स। मतलब ये जो देश हैं केवल इतने ही देश मिला करके इतना खर्चा किए हैं न्यूक्लियर आर्म्स में केवल 2023 में। इसमें इंडिया का भी नाम है। इंडिया के लिए एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी, बताता हूँ मैं आगे। और इसमें एक चीज़ क्या बताएगी कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इंक्रीज़ हो चुका है। 2023 तक ये जो आर्सेनल था, मतलब पिछली जो रिपोर्ट में आर्सेनल था 410 वॉरहेड थे चाइना के पास, 410।
लेकिन अब ये बढ़ करके कितने हो गए, 500। क्यों ऐसा हुआ है, इसके कई सारे रीजन्स ऐसे प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है बहुत अजीब सी होती जा रही है। हर जगह आप देखेंगे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है, ऐसे हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ईरान दूसरों के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन चेंज हो रही, इंडिया और चाइना के बीच भी टेंशन बनी हुई है। अभी जो NSA आए हुए हैं जेक सुलिवन, उनको लेकर के भी जो चाइना है उसने प्रोटेस्ट किया, ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे तिब्बत के ऊपर भारत कुछ करने वाला है। और जैसा भी हमने देखा भी था कि भारत 30 जगहों के नाम बदलने वाला है ऐसे करके, तो ऐसे चाइना इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर, तो उसको भी टेंशन है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियर आर्म है या वॉरहेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं देश, जो कि एक चिंताजनक बात है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे जो ICAN के द्वारा दिया गया है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो टोटल खर्चा है अगर आप देखें तो आप लगभग आप देखेंगे कि हाफ जो खर्चा है वो किसने किया हुआ है, USA ने किया हुआ है, अगर दिख रहा है, वरना PDF में आपको ये पूरा साफ साफ दिखेगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो उसके बाद जो खर्च है वो किसके द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा किया गया है, फिर आता है आपका रशिया, फिर है UK, ऐसे करके इंडिया का जो खर्च है वो $2.7 बिलियन है। अमेरिका का जो खर्च है वो $51.5 बिलियन का खर्च है। तो बहुत अंतर है और इस वजह से चिंताजनक ये बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें, ये जो मैं आपको कह रहा था, ये पूरा मैंने इसका जो टेबल है वो रख दी है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया था। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो जो टोटल वॉरहेड्स हैं सारे देशों को मिला करके यहाँ पे, तो वो कितने हैं, 12,121। तो ये टोटल वॉरहेड्स हैं 2024 में। और अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स किसके पास हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। और इसमें जो डिप्लॉयड हैं अगर आप देखेंगे तो 1770 डिप्लॉयड है, मतलब ये तैयार हैं कहीं भी आक्रमण करने के लिए, डिप्लॉय कर दिए गए हैं, रखे नहीं गए हैं। इसमें अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का अगर आप देखेंगे ये ऐसे रो चलते हुए, तो 2023 में इंडिया के पास 164 वॉरहेड्स थे, लेकिन 2024 में इंडिया के पास जो वॉरहेड्स हैं उनकी संख्या 172 हो गई। मतलब इंडिया ने अपना जो वॉरहेड्स का काउंट है वो बढ़ा लिया है, क्योंकि इस तरह की जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं उसको देखते हुए बढ़ाया होगा। तो ये भी चिंताजनक बात है। और एक फ़ायदेमंद ये बात है कि पाकिस्तान का जो वॉरहेड्स है वो 170 का 170 ही है, और ऐसा हो रहा है कि इंडिया का जो वॉरहेड्स का काउंट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो चुका है। पिछली रिपोर्ट में ऐसा नहीं था। तो आप देख सकते हैं इंडिया का वॉरहेड्स काउंट हमेशा कम होता था पाकिस्तान से, लेकिन अब इंडिया के नंबर ऑफ़ वॉरहेड्स क्या हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। बाकी डिटेल में आप इस मैप को PDF जो मिलेगा तो उसमें देख सकते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि इंडिया अपनी तरह का जो पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है तरंग शक्ति अगस्त में होल्ड करेगा। ये किस तरह की एक्सरसाइज है? तो ये है एयर एक्सरसाइज। डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। तो एयर एक्सरसाइज है और ये फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। याद रखिएगा कि मतलब इसमें केवल बाइलेटरल ऐसा नहीं होगा या ट्राइलेटरल ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे देश होंगे, 10 या उससे अधिक देश भी हो सकते हैं इस एक्सरसाइज के पार्ट में। नाम क्या है इसका, याद रखेंगे, तरंग शक्ति, ये इस एक्सरसाइज का नाम है। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये कब होगी, और इसमें अभी तक जो बात ऐसे बताइए द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कि इसमें 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इन 10 का यहाँ पे नाम लिखा गया है। ये ध्यान रखिए, जब तक एक्सरसाइज होती नहीं है, कंफर्म नाम नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, स्टार लगाया गया है। तो ये जो 10 फ्रेंडली नेशंस हैं या फिर जो 10 कंट्रीज जिनसे इंडिया की एक्सरसाइजेज होती रहती हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ये एक्सरसाइज हो क्यों रही है, ताकि जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो और अच्छी हो सके, मतलब आपस में जो समन्वय है वो बढ़ाया जा सके, एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकें, मेथड्स को समझ सकें, नई चीज़ें सीख सकें, इसलिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस एक्सरसाइज को लेकर के आपको याद होना चाहिए, एक अभी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था रेड फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि USA में हो रही। ये भी इसी तरह की एक्सरसाइज है जो कि साल में 2 बार होती है। ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी 2 बार होगी, दो बार होगी, मतलब 2 फेजेज़ में होगी एक्सरसाइज। कैसी 2 फेजेज़ होगी, फेज़ 1 जो होगा वो कब होगा, पहले 2 हफ्ते जो होंगे अगस्त के उनके बीच में, और कहाँ पे होगा, सदर्न इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में कहीं भी रखेंगे। और जो फेज़ 2 होगा वो कब होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ अगस्त टू मिड सितंबर, मतलब बीच में आप समझ के रखें 1 या 2 हफ्ते का गैप होगा। उसके बाद उसका फेज़ 2 होगा, और ये कहाँ पे होगा, कहीं वेस्टर्न आपके जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इसको किया जाएगा। तो ये 2 फेजेज़ में एक्सरसाइज होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय मर्सर डैश रिमेन्स द
मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी फॉर एक्सपैट्रिएट्स टू लिव इन। एक्सपैट्रिएट्स का मतलब कि जो वहाँ के निवासी नहीं, जैसे अगर मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ, मैं चला जाऊँ मुंबई रहने के लिए तो मैं एक्सपैट्रिएट हो जाऊँगा। या फिर कंट्री को लेकर के भी आप ऐसे समझिए कि मैं अगर यूएसए का रहने वाला हूँ, मैं आके मुंबई में रहता हूँ, तो इसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि कौन सी इंडियन सिटी है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ग्लोबली नहीं, केवल इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो ये है मुंबई। भारत में जो सबसे महंगी सिटी है वो कौन सी है? मुंबई। तो इसने फिर से अपना स्थान बनाया है। इसमें थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हांगकांग है जो जिसने टॉप किया है ग्लोबल रैंकों की सबसे महंगी सिटी कौन सी है? हांगकांग। सेकंड नंबर पे कौन आता है? सिंगापुर। तो ये दो सिटीज़ एशिया की हैं जो कि टॉप पे हैं, टॉप 2 पे हैं। फिर अगर हम बात करें ग्लोबली तो मुंबई को रैंक मिली है 136, न्यू दिल्ली को रैंक मिली है 164 और चेन्नई को रैंक मिली है 189 ग्लोबली। तो ये इंडिया की 3 सिटीज़ हैं। ग्लोबल इनकी रैंकिंग क्या है ये यहाँ पे लिखी गई है। आगे बात करते हैं, लिखा गया इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे जो हेट स्पीच है उसका भी दौर बढ़ रहा है। हर जगह हेट स्पीच आपको देखने को मिलती है, सोशल मीडिया हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे टीवी हो, हर जगह। तो उसी को काउंटर करने का ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। डी वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। यहाँ पर आपसे इसकी थीम पूछ सकते हैं, तो इस बार की थीम है द पावर ऑफ यूथ फॉर काउंटरिंग एंड एड्रेसिंग हेट स्पीच। ये इसकी इस बार की थीम है। अगला सवाल देखते हैं, वर्ल्ड सिकल अवेयरनेस डे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिकल अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा 19 जून को। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये है क्या सिकल सेल जिसको लेकर के इतनी चर्चा है? भारत में भी इसकी बहुत चर्चा है। भारत का अपना एक टोटल एम है कि इस साल तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। और ये भारत के किन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है क्या ये बीमारी, ये समझते हैं। तो ये जो बीमारी है सिकल सेल की, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। मतलब अगर आपके पिताजी को है तो आपको भी होगा, फिर आपके बच्चों को होगा, ऐसे ये ब्लड डिसऑर्डर है। ये क्या करता है? ये रेड ब्लड सेल्स है ना, उनको इफेक्ट करता है। मैं आपको जो लिखा हुआ है वो तो आप देख ही लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि एक जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है ना, गोला होता है, फ्लफी होता है और स्पॉन्जी होता है, ताकि कितनी भी पतली नर्व क्यों ना हो वो उसमें से निकल सके। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ए ये होता है। तो अगर बहुत पतली भी नस है आपके शरीर में तो वहाँ से भी ये आसानी से गो थ्रू कर जाता है और उस तक ऑक्सीजन पहुँच पाती, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीवर करना। लेकिन अगर ये इस तरीके का फॉर्म ले ले, ये आप देख रहे हैं ना सिकल शेप का ऐसे फॉर्म ले लिया है, तो इसी को कहा जाता है सिकल सेल डिसऑर्डर। इससे नुकसान क्या होता है? जैसे ये कहीं भी निकल सकता है पतली नसों में भी, ये पतली नसों से नहीं गुजर सकता है इस क्योंकि ये फ्लफी नहीं होगा, इस तरह का शेप होगा। तो वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है उस अंग में जहाँ पे नसें पतली हैं। और इस वजह से और लोगों में क्या होता है? एनीमिया की भी बीमारी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का होता है, मतलब 120 दिन तक हमारे शरीर में रहता है, फिर उसके बाद वो नष्ट होते हैं, फिर नए ब्लड सेल्स बनते हैं। लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो केवल 16 दिन का होता है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर है, 16 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो नए ये इस वजह से एनीमिया की भी बीमारी होती है, जिनके अंदर सिकल सेल वाली बीमारी थी उन लोगों के लिए। और इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन एस होता है। एस का मतलब सिकल से है, और इसीलिए इसको ये बहुत चिंताजनक बात होती है, क्योंकि ब्लड ही अगर आपका इन्फेक्ट हो गया शरीर में तो बहुत चिंताजनक बात होगी। सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है आपके अंगों तक। भारत के जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर जो सिकल सेल बीमारी है वो बहुत पाई जाती है, और इसी को लेकर के भारत सरकार के अपने अलग अलग अभियान चल रहे हैं और टेस्ट चलते हैं कि भाई अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए तो उनका कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, 2024 की थीम क्या है? तो लिखा हुआ है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग केयर ग्लोबली, ये इसकी क्या है? थीम है। और दूसरी बात, इंडिया का जो मिशन है एलिमिनेशन का कि सिकल सेल डिजीज़ को ख़त्म कर देंगे, कब तक का है? 2047 तक का है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 2047 तक इसे ख़त्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है भारत सरकार ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली NCR टू इंस्टॉल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम
रिसीवर। तो जीएनएसएस का जो रिसीवर है कौन सी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, दिल्ली एनसीआर के रीजन की बात करें तो ये है मानव रचना यूनिवर्सिटी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये लगा, तो ये पॉसिबल हुआ है पार्टनरशिप की नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL और इसरो तो आप सब लोग जानते होंगे। तो इसरो और इनकी पार्टनरशिप के थ्रू ये इस तरह के जो एंटीनाज हैं या रिसीवर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अब यहाँ पे जो GNSS का रिसीवर है इससे फ़ायदा क्या होगा या किस लिए होता है, तो लिखा इट विल कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल स्टडीज़ ऑन वेदर, क्लाइमेट, स्पेस वेदर एंड प्लेनेटरी आइनोस्फीयर। इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जानकारी भेजते रहते हैं जो सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ डैश रिसीव्स रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, शॉर्ट में क्या कहते हैं LCH, वर्थ डैश करोड़। कितने करोड़ रुपए का किसने LCH के लिए ऑर्डर रिसीव किया, कितने 156 LCH के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है HAL, सी वाला ऑप्शन। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 45,000 करोड़ रुपए का जो और ये जो रिक्वेस्ट है या प्रपोजल है रिसीव किया किससे, डिफेंस मिनिस्ट्री से। अभी ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अभी ऐसा रिक्वेस्ट आया है, फिर इस पर नेगोशिएशन वगैरह होता है, फिर एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा। तो इसमें आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन रिसीव किया है, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कौन सा हेलीकॉप्टर है, इसका नाम क्या है। तो LCH वैसे तो नाम इसका दिया जाए, वैसे इसको निकनेम या फिर इसका जो नाम है वो प्रचंड नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रचंड जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। ये एक ट्विन इंजन का LCH डिज़ाइन है, डेवलप बाई हॉल। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्विन इंजन का ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और 1999 की कारगिल वॉर के बाद इस तरह के हेलीकॉप्टर की नीड इंडिया को हुई थी, जिसके बाद से हेलीकॉप्टर बनाया गया और ये अब अस्तित्व में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। जो मैंने कहा कारगिल वॉर के बाद ऐसे हेलीकॉप्टर की नीड हुई, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे भी टेक ऑफ कर सके और लैंड कर सके, ताकि, और ये अटैक हेलीकॉप्टर हैं तो अटैक करने में सक्षम होंगे इतनी ऊंचाई तक। और ये जो होगा लोड, ये वेपन लोड और फ्यूल के साथ ये सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वेपन गिरा करके इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छी खासियत है। इसमें जो टोटल 156 हेलीकॉप्टर्स हैं इसमें से 90 तो हैं इंडियन आर्मी के, बाकी के जो 66 हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें HAL की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, भारत सरकार की ही है, और ये एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है। बहुत तरह के हेलीकॉप्टर वगैरह और जो जैसे भी हम तेजस वगैरह के बारे में जानते हैं सब यही बनाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आप प्रचंड को देखना चाहें तो ये इसकी फ़ोटो है, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो डैश लॉन्चेस स्किन बैंक फैसिलिटी, मतलब अपनी तरह की पहली ये स्किन बैंक फैसिलिटी है, ताकि जो बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न इंजरीज़ वाले लोग हैं या स्किन रिलेटेड कंडीशन जिनको है, सर्विस पर्सनल और उनकी फैमिलीज़ के लिए उनको ये सुविधा उपलब्ध। जैसे अगर कोई जल गया, बहुत बुरी तरीके से जल गया, तो उसका जो सर्जरी किया जाता है, उसकी स्किन लगाई जाती है, या तो अगर उसके शरीर में कोई भी जैसे थाइज़ वगैरह रहते हैं तो वहाँ की स्किन काट करके लगाई जाती है, ऊपर की परत निकाल करके। अगर पूरी तरीके से जला है तो फिर किसी और को स्किन देनी पड़ेगी, तभी वो स्किन, या फिर डेवलप किए जाए ऐसे टिश्यूज़ जो उसको लगाए जा सकें। तो ऐसे में स्किन बैंक फैसिलिटी अगर रहेगी तो इस किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी ऐसी इंजरी आ रही है, ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट वो जो रिसोर्सेज हैं उसको उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आर्मी हॉस्पिटल, RNR। तो आर्मी हॉस्पिटल ने इसको लॉन्च किया, किसके लिए बता दिया कि जो आर्मी के पर्सनल होंगे, सर्विस पर्सनल और उनकी जो फैमिलीज़ होंगी, उनके लिए सर्विस लॉन्च करी गई है। अगला सवाल क्या है, अब अगला सवाल कुछ नहीं है, दो छोटी छोटी न्यूज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो गवर्नर थे उड़ीसा के फॉर्मर और एडवोकेट थे MC भंडारे, जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ, ये पता होना चाहिए। दूसरा एक पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ये 18 जून से इफेक्ट में आ चुका है, मतलब राष्ट्रपति के साइन वगैरह हो गए, तो ये आपका राज्यसभा से पास हो गया, तो ये आपका इफेक्ट में आ चुका है। अब इसके बारे में जो बात थी वो 2 दिसंबर 2023 में जब ये एक्ट पास हुआ था, तभी बहुत सारी बातें हो गई थी। बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत तरह के प्रावधान हैं, जैसे किसी भी तरह की पेनाल्टी या फिर जो
कह सकते हैं कि पेनाल्टी के अलावा कुछ भी दंड वगैरह हो, तो वो सब ख़त्म कर दिया गया है इसमें। मतलब कि अगर पोस्ट ऑफिस के कोई व्यक्ति हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है जिससे आपका सामान गलत डिलीवर हो जाए या फिर ना डिलीवर हो, इस तरह की कोई त्रुटि होती है तो पहले पेनाल्टी होती थी, उस पर कुछ सजाएँ होती थी, तो वो सब खत्म कर दी गई। इसके अलावा इस बहुत सारे चेंजेस ऐसे छोटे मोटे हुए हैं ताकि मॉडर्नाइज़ किया जा सके। इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो किसी भी पार्सल को खोल सकता है, डिटेन कर सकता है, चेक कर सकता है, और इसी के तहत वो अगर उसको ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में नहीं आनी चाहिए या फिर ऐसी चीज़ है प्रतिबंधित है, तो वो कस्टम्स को भी ये डायरेक्ट वो दे सकता है। और इस तरह के बहुत सारे चेंजेस इस एक्ट में लाए गए हैं, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में। चलिए अब देखते हैं कुछ बैंकिंग और स्टैटिक जीके के क्विज। लिखा हुआ था साइज ऑफ ईच लॉट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इन इंडिया शुड नॉट बी लेस देन, मतलब या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कॉमर्शियल पेपर कितने डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं इंडिया में। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, 5 लाख। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब क्या है कि 5 लाख से कम का कॉमर्शियल पेपर इशू नहीं किया जाता। कॉमर्शियल पेपर है क्या, तो कॉमर्शियल पेपर एक तरह का अनसिक्योर्ड डेटा है जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी ले सकती हैं। मतलब वो ऐसा प्रॉमिसरी नोट लिख के देंगी कि आप हमारा कॉमर्शियल पेपर लेंगे, डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है और फेस वैल्यू इसकी मिलती है कि 5 लाख का है, हम आपको 4.5 लाख में देंगे, इतने दिन के बाद आप हमें ये जो पेपर है लौटाएंगे तो हम आपको 5 लाख दे देंगे, ऐसा वाला सीन है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आखिर होता क्या है, एक तरह का ये कॉर्पोरेट डेट होता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। और यहाँ पे आपसे अगर एक चीज़ और पूछी जाए कि कौन कौन इशू कर सकता है, क्या कोई भी इशू कर सकता है, नहीं। इसके लिए लिखा हुआ है कि ओनली कॉर्पोरेट हु गेट एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग कैन इशू सीपीज। मतलब ऐसा नहीं मुँह उठा के कोई भी कॉर्पोरेट ये कॉमर्शियल पेपर इशू कर दे। जिनकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है और मिनिमम रेटिंग कह रहे हैं कि P2 की होनी चाहिए क्रिसिल की, या फिर उसके समकक्ष जो रेटिंग है मिनिमम है, तभी आप इशू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंक और जो FIs हैं वो प्रोहिबिटेड, FI का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो इसको CPs को इशू नहीं कर सकते हैं। कोई बैंक एम कॉमर्शियल पेपर इशू करेंगे, नहीं हो सकता। मिनिमम 15 दिन का होना चाहिए और मैक्सिमम 1 साल का। मतलब 15 दिन से 364 दिन तक का ये कॉमर्शियल पेपर होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। देखा IFSC कोड कंटेंट्स डैश अल्फा न्यूमेरिक कोड। IFSC से कुछ ना कुछ सवाल एग्जाम में पूछता ही है। तो IFSC जैसे मैंने कल आपको MICR के बारे में बताया था, वैसे IFSC में कुल 11 कोड होते हैं, 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। मतलब इसमें लेटर भी होते हैं और उसके बाद इसमें क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म से भी सवाल आया हुआ है, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, याद रखिएगा इसे। और इसमें जो यूनिक 11 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, मतलब एक जो कोड है वो किसी और का कोड नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये SBI की चांदनी चौक की जो ब्रांच है उसका ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है, IFSC कोड है, एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें से सवाल और भी क्या पूछे जाते हैं, जैसे माइकर में पूछा जाता है, वैसे इसके जो पहले 4 डिजिट होते हैं ना, SBIN जैसे लिखा हुआ है, वो क्या बताते हैं, बैंक को डिनोट करते हैं, कौन से बैंक का ये IFSC कोड है। जो बीच वाली डिजिट है इसको लेकर के सवाल आया था, 5th डिजिट, ये हर एक बैंक की, हर एक IFSC की 0 ही होगी, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। 5वां जो डिजिट है वो 0 ही रहेगा, चाहे वो कोई भी IFSC कोड हो किसी भी बैंक का इंडिया में। बाकी आखिरी की जो 6 डिजिट होती हैं वो क्या बताती हैं, कौन सी ब्रांच का ये कोड है। क्यों इसको 0 रखा जाता है, इसका सवाल पूछा गया था कि 0 क्यों होती है 5वीं डिजिट। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर यूज के लिए, आगे आने वाले समय में बैंकों की संख्या या ब्रांचों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कोड में कमी आ जाए, तो इसलिए अभी इसको 0 रखा गया है, फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ इसके जो सेग्रीगेशन है ना, उससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, ये यूज़ क्यों किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे नेफ्ट हो, RTGS हो, IMPS हो, उसको करने के लिए, बैंक ब्रांच पहचानने के लिए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, आपने अकाउंट नंबर डाल दिया। अब अकाउंट नंबर डालने के साथ आपसे IFSC पूछता है ताकि ये पता चल सके ये अकाउंट नंबर कौन सी बैंक की कौन सी ब्रांच का है, ताकि जो आपका पैसा है वो सही जगह जा सके। हो सकता है एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति होंगे, उस ब्रांच में जाएगा, उस अकाउंट नंबर को लिंक करेगा तो समझ में आएगा कि ये तो यूनिक रह जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, नाथपा झाखरी डैम ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो नाथपा झाखरी डैम क्या है,
एक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी डैम ऐसे देख लीजिए कि स्ट्रक्चर के तौर पे कि ये कुछ ऐसे होते हैं ना शेप में, नीचे से काफ़ी मोटे होते हैं। ग्रेविटी डैम है ये। तो ये सिचुएटेड है सतलुज नदी पे। और अगर आपसे पूछे कौन से राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये डैम स्थित है। अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन FAO। इस FAO इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये एक UN की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो सवाल है ये आपको मैं दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर खुद बताएंगे और आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। और अगर इसका सही आंसर जानना है तो इसको मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ के रूप में लगा दूंगा। स्टडी स्मार्ट की वेबसाइट इंस्टाग्राम पे जा करके आप देख पाएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जवाब बताइएगा कि जो धर्मा गार्जियन है एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में होती है। तो आज के इस करंट अफेयर के सेशन में इतना ही। बाकी आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते चलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।